सत्ता में, लेकिन सबसे पहले बात ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध वाले तनाव की करते हैं, जिसमें वार्ता और युद्ध दोनों के दूसरे राउंड पर सस्पेंस बना हुआ है। इस्लामाबाद में एक बार फिर से बातचीत की कूटनीतिक कोशिश हो रही है, लेकिन इसको लेकर अब तक कुछ भी साफ नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ इस्लामाबाद में हैं। अमेरिका के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के इस्लामाबाद जाने की चर्चा है, लेकिन क्या दोनों के बीच सीधी बातचीत होगी, इस पर कुछ साफ नहीं है। ईरान का अभी तक का रुख यही है कि वो अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर ईरानी प्रतिनिधिमंडल अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा तो अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद क्यों पहुंचे हैं? इसको लेकर ईरान और अमेरिका की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान आने से पहले अराक्ची ने कहा कि वो इस्लामाबाद, मस्कत और मॉस्को की यात्रा शुरू कर रहे हैं। इसका मकसद द्विपक्षीय मामलों पर तालमेल बनाना है। यानी ये संदेश देने की कोशिश हुई कि अराक्ची की यात्रा का एजेंडा अमेरिका से बातचीत नहीं है। ईरान ने साफ किया कि धमकी और दबाव के बीच अमेरिका से सीधी वार्ता संभव नहीं है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने जानकारी दी कि अमेरिकी प्रतिनिधि इस्लामाबाद जा रहे हैं, जहां ईरान के साथ बातचीत हो सकती है, और अगर बातचीत आगे बढ़ी तो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी जा सकते हैं। वहीं ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले यह दावा किया कि ईरान बात करना चाहता है। इतने अलग अलग बयानों और सस्पेंस के बीच बातचीत कितनी कारगर होगी, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर भी किसी तरह सहमति बनाने की कोशिश हो रही है, जिसके 4 प्रमुख चरण हैं। आज ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। अराक्ची ने मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान के सामने अपना पक्ष रखा। कहा जा रहा है कि ईरान ने हॉर्मूज नाकाबंदी और यूरेनियम वाली शर्तों पर अपनी आपत्ति जताई है। अब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में शामिल स्टीव विटकॉफ और कुशनर भी आसिम मुनीर से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात में ईरान की शर्तें और प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखा जाएगा। यहां से सीधी बातचीत की कोशिश शुरू हो सकती है। अगर शुरुआती सहमति बनी तो सीधी बातचीत के लिए एक पीस ड्राफ्ट बनाने की कोशिश होगी। इस ड्राफ्ट में सहमति वाले मुद्दों पर पहले बातचीत को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर ये प्रयास सफल हो जाता है तभी सीधी बातचीत का रास्ता खुल सकता है। इस बीच समझौते की संभावना नजर आई तो जेडी वैंस भी पाकिस्तान जा सकते हैं। ईरानी डेलीगेशन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। इस बैठक में भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद रहे, लेकिन बातचीत को लेकर ईरान के रुख में कोई बदलाव नहीं दिखा। ईरान के रुख की वजह वहां के शासन तंत्र के अंदर की फूट भी बताई जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक ईरान में इस वक्त सत्ता के 2 केंद्र बन गए हैं। एक उदारवादी गुट जिसमें राष्ट्रपति पेजेश्कियान और अरागची जैसे नेता हैं, जबकि दूसरे गुट में IRGC कमांडर अहमद वाहिदी जैसे लोगों का प्रभाव है। उदारवादी गुट बातचीत से युद्ध को टालने का समर्थक है, जबकि IRGC कमांडर ये चाहते हैं कि वो सैन्य ताकत दिखाकर अपनी शर्तें मनवा लें। राष्ट्रपति पेजेश्कियान की प्राथमिकता ईरान की आर्थिक हालत को सुधारना है, तो वहीं IRGC ईरान की सैन्य शक्ति से कोई समझौता नहीं चाहती। यही वजह है कि ईरान का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका से सीधी बातचीत न करने की बात कह रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब ईरानी प्रतिनिधिमंडल के पास बड़े फैसले लेने की इजाजत नहीं है, क्योंकि पहले की तरह फैसलों के लिए हरी झंडी देने वाले आयतुल्लाह खामेनेई जैसे सुप्रीम लीडर नहीं हैं। अब IRGC का गुट बातचीत के प्रस्तावों को अपनी गरिमा के साथ समझौता बताकर खारिज कर रहा है। बताया जा रहा है कि ओमान में हुई गुप्त बैठकों में ईरानी राजनयिकों ने नरम तेवर दिखाए थे, जिसे IRGC ने धोखा देने जैसा बताया और उन राजनयिकों पर एक तरह से देशद्रोही होने का ठप्पा लगा दिया। इसलिए अब ईरानी वार्ताकारों में किसी प्रस्ताव पर सहमति देने की हिम्मत नहीं है। ये वार्ताकार अब सिर्फ मैसेंजर बनकर रह गए हैं। बातचीत को लेकर IRGC के इन तेवरों ने ट्रंप का टेंशन बढ़ा दिया है, क्योंकि वो जल्द से जल्द युद्ध का फाइनल समाधान चाहते हैं। अमेरिका के नियमों के हिसाब से ट्रंप के लिए युद्ध का वक्त खत्म होता जा रहा है। दरअसल कानून के मुताबिक कांग्रेस की मंजूरी के बिना अमेरिकी राष्ट्रपति लंबा युद्ध नहीं छेड़ सकते। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को युद्ध छेड़ा। 2 मार्च को ट्रंप ने अमेरिकी संसद को सूचित किया। युद्ध शुरू होने के 60 दिन के अंदर कांग्रेस से इजाजत जरूरी है। 1 मई को सैन्य तैनाती की समय सीमा खत्म हो जाएगी। इसके बाद सैन्य तैनाती को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी चाहिए।
खबर है कि ट्रंप खुद को युद्ध को लेकर संसद का सामना नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो 1 मई से पहले युद्ध का फाइनल समाधान चाहते हैं, फिर चाहे वो वार्ता से हो या युद्ध वाले विध्वंस से हो। इसका मतलब यह है कि अगले 24 घंटे में बातचीत से बात नहीं बनी तो युद्ध फिर शुरू हो सकता है। इजरायली मीडिया भी इस सीजफायर को शॉर्ट ब्रेक बता रहा है। पीएम नेतन्याहू का बयान भी युद्ध वाले संकेत दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमने वादा किया कि पश्चिमी एशिया का चेहरा बदल देंगे, अब हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप से मेरी बात हो रही है, वो ईरान पर सैन्य और आर्थिक दबाव बना रहे हैं। बातचीत की कोशिशों के बीच युद्ध वाली तैयारी भी चल रही है। अमेरिका ईरान की घेराबंदी के लिए तैनाती बढ़ा रहा है। पिछले 24 घंटे में अमेरिकी सैन्य तैनाती बढ़ी है। बेन गुरियन बेस पर KC-46 और KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर पहुंचे हैं। फारस की खाड़ी में भी अमेरिकी KC-46A विमान दिखा। इसके अलावा UAE में 12 FA-18 अमेरिकी फाइटर जेट्स भेजे गए। यहाँ अमेरिकी बेस पर 7 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स की तैनाती हुई है। C-17 कार्गो विमान भी UAE के अमेरिकी बेस में तैनात किए गए हैं। एक तरह से जंग के अगले राउंड के लिए अमेरिकी फौज ईरान के चारों तरफ डटी हुई है। ईरान की मिसाइल साइट, बंदरगाहों की निगरानी की जा रही है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 12 वॉरशिप, 200 एयरक्राफ्ट और 15,000 मरीन और नाविकों की तैनाती की जानकारी खुद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दी है। उधर ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। उसने मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर बताई जा रही है। ईरान नए सिरे से युद्ध की तैयारी कर रहा है। दावा है कि हर दिन 1000 से ज्यादा हथियार बनाए जा रहे हैं। मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ाया गया है। इसके अलावा आधुनिक डिफेंस सिस्टम बनाने की कोशिश है। इन हथियारों को निर्माण अलग अलग जगह पर हो रहा है। करीब 9000 कंपनियां इस काम में लगी हुई हैं। लेकिन इस युद्ध के बीच वो सवाल जो दुनिया में ट्रेंड कर रहा है वो ये है कि क्या ये युद्ध ट्रंप के लिए बिजनेस का मौका है। ईरान के हमले हो या शांति वार्ता, सब ट्रंप के लिए डॉलर वाला चांस है क्या? आज सत्ता में इसी पर हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए एक कुंजी तैयार की है, जिसे देखने के बाद आपको ये समझ आएगा कि जंग डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक व्यापार है। तभी हर मौके पर राष्ट्रपति ट्रंप के अंदर का उद्योगपति बाहर आ जाता है। एक खबर आई है जिससे पता चलता है कि ईरान के साथ जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप कमाई करने के लिए नए नए रास्ते तलाश रहे हैं। अब तक यही माना जाता है कि अमेरिका युद्ध के दौरान हथियार बेचकर अपनी जेब भरता है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, जिसे अरब देशों को लूटने वाले ट्रंप कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने कुवैत, बहरीन और UAE जैसे कई अरब देशों के सामने एक शर्त रखी है। कहा गया है कि ईरान के हमलों में इन खाड़ी देशों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए अमेरिका से ही सेवाएं ली जाएं। सिर्फ अमेरिकी इंजीनियर्स और अमेरिकी कंपनियों को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और मरम्मत का सारा ठेका अमेरिका को मिले, बदले में अमेरिका मदद करेगा। मतलब ट्रंप प्रशासन अब खाड़ी के देशों के जख्मों पर मरहम पट्टी करेगा और बदले में उसकी भारी भरकम कीमत भी लेगा। वैसे खबर यह है कि अरब देशों में इस शर्त से नाराजगी है, लेकिन इससे ट्रंप का मनी मॉडल डिकोड हो गया है। अब तक अमेरिका युद्ध के नाम पर भर भर कर अमेरिकी हथियार बेचता था, लेकिन नई शर्तों में अरब देशों के नुकसान में भी वो अपना मुनाफा ढूंढ रहा है। अब तक युद्ध अमेरिकी हथियार कंपनियों के लिए कमाई का मौका बनकर आता था, लेकिन ट्रंप अरब देशों के नुकसान में अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनियों की चांदी कराना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका ने अरब देशों से कहा है कि ईरान के हमलों से जो तबाही हुई है उसे ठीक करने का काम अमेरिकी इंजीनियर्स को ही दिया जाए। इसका सीधा मतलब यह है कि ट्रंप अब युद्ध में हुई तबाही के डर पर डॉलर की इमारत खड़ी करना चाहते हैं और अमेरिकी कंपनियों की कमाई भी कराना चाहते हैं। आंकड़ों के अनुसार ईरान के हमलों में खाड़ी देशों को बहुत नुकसान हुआ है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार यह नुकसान 12 लाख करोड़ से 16 लाख करोड़ के बीच हो सकता है। सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत पर 3,67,000 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है। सबसे ज्यादा तबाही कुवैत में हुई है, जहां बड़े एयरबेस, एयरपोर्ट, पावर प्लांट तहस नहस हुए हैं। साथ ही बहरीन के भी कई पोर्ट, रिफाइनरी, इंडस्ट्रियल साइट्स को ईरान ने हमलों में तबाह किया था। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इन सब की मरम्मत का ठेका सिर्फ अमेरिका को मिले। इसके पीछे ट्रंप का एजेंडा अमेरिका फर्स्ट और व्यापार वाला है, लेकिन वो इस नई शर्त से चीन, रूस को बाहर रखना चाहते हैं,
क्योंकि अगर खाड़ी देश पुनर्निर्माण के लिए अमेरिकी कंपनियों को चुनते हैं तो इससे चीन और रूस की कंपनियों का प्रभाव क्षेत्र में कम हो सकता है। ट्रंप को लेकर एक और थ्योरी सोशल मीडिया से खबरों तक घूम रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कैसे ट्रंप ने पाकिस्तान में ईरान अमेरिका की शांति वार्ता को भी अपनी बिजनेस मीट बना दिया है। और इसके लिए ट्रंप कार्ड हैं उनके दामाद जैरेड कुशनर, जिन्हें लेकर यह दावा है कि अगर मीटिंग तय होती है तो वो ईरान के विदेश मंत्री से बात करेंगे। ईरान से बात करने के लिए जैरेड कुशनर एक बार फिर पाकिस्तान आ रहे हैं। पहले राउंड में फेल हुई बातचीत में भी वो शामिल थे। जैरेड कुशनर के साथ ट्रंप के दोस्त और शांति दूत स्टीव विटकॉफ भी मौजूद रहेंगे। खुद ट्रंप के दामाद शांति मिशन में विशेष दूत के पद पर तैनात हैं। ये वही जैरेड कुशनर हैं जिनसे हिस्सेदारी वाली एक फर्म के साथ पाकिस्तान ने एक क्रिप्टो डील की है। अब आपको बताते हैं, ट्रंप अपने जिस दामाद जैरेड कुशनर को बार बार पाकिस्तान में शांति वार्ता के लिए भेज रहे हैं, उनका पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो वाला असली कनेक्शन क्या है? पिछले वर्ष इस्लामाबाद ने 26 अप्रैल यानी पहलगाम हमले के 4 दिन के बाद पीसीसी यानी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की स्थापना की। मकसद था पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंस को बढ़ाना। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने अमेरिकी फर्म वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से एक समझौता किया। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल एक क्रिप्टो करेंसी और फाइनेंस फर्म है जिसकी स्थापना 2024 में हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि WLF में ट्रंप के दोनों बेटों एरिक और डोनाल्ड जूनियर के साथ उनके दामाद जैरेड कुशनर की भी 60% हिस्सेदारी है। एक और जरूरी बात जिस पर गौर करिएगा वो ये कि इस डील को जिस शख्स ने पाकिस्तान के साथ मिलकर फाइनल किया था, उनका नाम जैकरी विटकॉफ है, जो शांति वार्ता में शामिल अमेरिका के दूसरे सदस्य और ट्रंप के करीबी दोस्त स्टीव विटकॉफ के बेटे हैं। पाकिस्तान अमेरिका के बीच ये क्रिप्टो डील बहुत चोरी से हुई थी। इसे लेकर न सिर्फ अमेरिका में सवाल उठे थे, बल्कि इस गोपनीय बैठक और ट्रंप परिवार की कंपनी की भागीदारी ने डील को और संदिग्ध बना दिया था। इतना ही नहीं, पूर्व अमेरिकी NSA जैक सुलिवन और कई डेमोक्रेटिक सांसद सार्वजनिक रूप से ये आरोप लगा चुके हैं कि भारत पर हाल फिलहाल में ट्रंप ने जो जहरीला स्टैंड लिया है उसके पीछे ये डील है, क्योंकि इसमें ट्रंप और उनके परिवार का शुद्ध लाभ है। अब ट्रंप ने ईरान के साथ वार्ता में अपने दामाद और अपने दोस्त को ही ट्रंप कार्ड थमा दिया है। इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप ने इस शांति वार्ता को बिजनेस मीट बना दिया है? जिन दो देशों में अदावत होती है, अमेरिका उन्हें जाके समझाता है, उसके समझाने के बाद उन दो देशों के अंदर गोलीबारी होती है, लड़ाई होती है, उन्हें हथियारों की ज़रूरत होती है, वो हथियार अमेरिका सप्लाई करता है। उन हथियारों से फिर उस देशों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, उन्हें और हथियारों की ज़रूरत पड़ती है। ये काम अमेरिका करता है, पुराने समय से यही चला आ रहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने तो 1.4 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट का वहाँ पे एग्रीमेंट भी कर लिया है। अमेरिका का वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और दूसरा पाकिस्तान का पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, इन दोनों के अंदर डील हुई है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस की। यानी कि जो चीज़ सामने दिखाई देती है कि एक वार डिस्कशंस हो रहे हैं, असलियत में उसके पीछे भी पैसा है। और सत्ता में अब बात करते हैं उस कलेश की जिसमें अरविंद केजरीवाल के लिए गंभीर चिंता है। बगावत वाला दर्द है, ऑपरेशन लोटस वाले आरोप हैं। आम आदमी पार्टी में हुई बगावत के 24 घंटे के बाद भी सियासी कलेश जारी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं। जालंधर में हरभजन सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया है, पुतला जलाया है, घर की दीवारों पर लिखा गद्दार। हरभजन सिंह के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। आम आदमी पार्टी इस पर कानूनी तैयारी भी कर रही है। सांसद संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखेंगे। आम आदमी पार्टी के बागी सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग करेंगे। ये दल बदल विरोधी कानून के तहत राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी प्रकार के विभाजन या गुटबाजी को मान्यता नहीं दी जाती, चाहे वो 2/3 बहुमत के साथ ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची में भी ऐसे किसी अलग गुट को वैध नहीं मानती। इस पर हमने विस्तृत कुंजी भी तैयार की है। वैसे भी इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर कैसे बागी सांसदों ने आप प्रमुख को गुमराह किया? सवाल यह भी है कि 7 सांसदों के बीजेपी के साथ आने के बाद राज्यसभा का नया समीकरण क्या होगा? इन सभी सवालों पर सत्ता के न्यूज मित्रों को बड़ी जानकारी हम देने वाले हैं।
आप में बगावत की इनसाइड स्टोरी भी हम आपको बताएंगे। ऐसे में पहला सवाल तो यह है कि विलय को लेकर नियम क्या कहता है। दूसरा सवाल, राज्यसभा में 2/3 टूट के बाद भी क्या आम आदमी पार्टी के पास कोई कानूनी विकल्प है। तीसरा सवाल राजनीतिक है, राज्यसभा में बीजेपी का 2/3 सांसद हासिल करने का क्या प्लान है और यह कैसे संभव होगा। चौथा सवाल, गोवा और गुजरात जहां इस पार्टी का राजनीतिक प्रभाव है, वहां क्या असर हो सकता है। हम आपको एक सवाल का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले आज के अपडेट देख लेते हैं। आज दिन भर काफी हलचल रही। आम आदमी पार्टी में इतनी बड़ी टूट से जहां बीजेपी गदगद है, तो वहीं आप कानूनी रास्ते तलाश रही है और बीजेपी पर बयानों की फायरिंग भी कर रही है। इसी बीच बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने आज सुबह ये पोस्टर रिलीज कर दिया। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को तानाशाह बताया है, बीजेपी कटाक्ष कर रही है, तो इधर आम आदमी पार्टी ने अलग चाल चली है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। वो पंजाब के विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति के सामने बीजेपी में शामिल हुए पंजाब के राज्यसभा सदस्यों को रिकॉल करने की मांग रखी जाएगी। आप में बगावत का नेतृत्व कर रहे राघव चड्ढा को इसके साइड इफेक्ट सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोवर तेजी से घट रहे हैं। 2 दिन में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पर उन्हें अनफॉलो कर दिया है। 23 अप्रैल को राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम पर 14.6 मिलियन फॉलोअर्स थे। 24 अप्रैल को पार्टी छोड़ने के बाद उन्हें यूजर्स ने अनफॉलो करना शुरू कर दिया। इंस्टा पर अब ये आंकड़ा घटते घटते 13.5 मिलियन तक पहुंच गया है। कई लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो करने का वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी में फूट की इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही थी, तो क्या केजरीवाल को कोई भनक नहीं थी या फिर उन्हें गुमराह किया गया। आखिर कैसे राघव चड्ढा ने केजरीवाल का कुनबा तोड़ दिया। सवाल यह भी है कि क्या राघव चड्ढा ने अपनी पोजीशन के साथ दिल्ली वाला सरकारी बंगला बचाने के लिए बगावत की, क्योंकि पहली बार सांसद बनने के बावजूद उन्हें पंडारा रोड का टाइप 7 वाला बंगला अलॉट हुआ था, जिस पर सवाल खड़े हुए क्योंकि पहली बार के सांसद इसके योग्य नहीं होते। बाद में घर खाली करने का आदेश जारी हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। खैर, अब आपको आपके कुछ बागी सांसदों के केजरीवाल को गुमराह करने की इनसाइड स्टोरी भी बताते हैं। 19 अप्रैल को सांसद अशोक मित्तल, 22 अप्रैल को सांसद विक्रम साहनी और 23 अप्रैल को सांसद संदीप पाठक ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक सांसदों ने केजरीवाल को बताया था कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वो किसी भी सूरत में पार्टी नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ ये सांसद केजरीवाल से मिल रहे थे और दूसरी तरफ 7 सांसद एक दूसरे के संपर्क में भी थे, जिसमें कोऑर्डिनेटर की भूमिका राघव चड्ढा निभा रहे थे। और जब बगावत का दिन आया तो 7 सांसदों ने अलग अलग चिट्ठी तैयार की और राज्यसभा के सभापति को सौंप दी। यानी बागी सांसद डबल गेम खेल रहे थे। एक तरफ आखिरी वक्त तक केजरीवाल के संपर्क में थे ताकि उन्हें शक न हो जाए, और दूसरी तरफ राघव के साथ गेम प्लान कर रहे थे। आज भी इस मामले में दिन भर बयानों की फायरिंग हुई है। देखिए। जिसके ऊपर ईडी का छापा मारा उसी को ले लिया, यानी कि 3 दिन पहले वो भ्रष्टाचारी थे, इसलिए ईडी के छापे पड़ रहे थे। आज वो इनके काम के हैं, सवाल पूछने बंद नहीं करने। बड़े बड़े नेता जिनके पास मोटा माल है वो डरेंगे ईडी से, वो सीबीआई से भी डर सकते हैं, वो इनकम टैक्स से भी डर सकते हैं। मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और भाजपा ज्वाइन कर ली है। अपना घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, 7 साल जुग में रही और हर आंदोलन में मैंने उनका साथ दिया। लेकिन अरविंद जी ने अपने ही घर में मुझे एक गुंडे से बुरी तरीके से पिटवाया। कुछ लोग पहले समझा लिए जाते हैं, जो डर गया उसको डरा लिया, जो घबरा गया उसको घबरा दिया, जो खरीद सकते हैं उसको खरीद लिया, और सारे साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं वो सारे इस्तेमाल इन्होंने किए। और कभी कभी दुश्मन कामयाब हो जाता है, उसमें क्या है, कॉन्स्पिरेसी कामयाब हो जाती है। पार्टी स्प्लिट नहीं हुई है, सरकार स्प्लिट नहीं हुई है, तो 7 MP पार्टी थोड़ी ना है। हाउ कैन दे मर्ज द पार्टी। दुख होता है कि पार्टी कितना मेहनत से बनती है, कितनी मेहनत से पार्टी का लीडर और पार्टी के कार्यकर्ता जिताते हैं, और जिताने के बाद वही विधायक राज्यसभा चुनते हैं। इससे पहले भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने और कुछ स्वार्थी लोगों ने कुछ लालच के अंदर हमें भी छोड़ा था। अब आप पार्टी और हम एक ही टीम में आ गए।
हमारे लोगों ने भी धोखा दिया, उनके लोगों ने भी उन्हें धोखा दिया। डूबती हुई नैया पर सवारी कौन करेगा? अब तो नैया डूब रही है, तो दोनों लोग को सवारी करने दीजिए। टीएमसी डूबी और पहले आप डूबा, अब टीएमसी डूबेगी। पूरी तरह से समाप्ति के दौर पे है अपोजिशन। राघव चड्ढा को फुसला के मैनेज कर लिए बीजेपी पार्टी, बस चले गए। तो ये शिकार की राजनीति बीजेपी करते हैं, शिकार की राजनीति ममता करती है, और ये आज हिंदुस्तान में और बंगाल में न्यू नॉर्मल बन चुके हैं। 7 बाकी राज्यसभा सांसदों में 6 पंजाब से हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति पर इसका सीधा असर दिख सकता है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन सांसदों के बीजेपी में शामिल होने को लेकर व्यंग किया। सोशल मीडिया पर भगवंत मान ने लिखा कि अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी पाउडर, काली मिर्च, लाल मिर्च और धनिया, ये 7 चीजें मिलकर सब्जी को स्वादिष्ट तो बना सकती हैं, मगर ये खुद सब्जी नहीं बन सकती। यानी इस पोस्ट के जरिए मान ने बागी सांसदों की स्वतंत्र राजनीतिक ताकत पर कटाक्ष किया है। अरे वो सब पता लग जाएगा, चुनाव में सब पता लग जाएगा। उनके जो लहसुन और गार्लिक हैं, सब ये सबके सब जेल में हैं। लालजीत सिंह उनका जो मंत्री है वो भ्रष्टाचार के और हत्या के रूप में जेल में है। देखिए, भगवंत मान जी ने बिल्कुल सही कहा है, ये 7 सांसद गद्दार हैं। इन्होंने उस पार्टी के साथ दगा किया जिस पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा, पंजाब के लोगों के मुद्दे उठाने के लिए भेजा। उस पार्टी के साथ गद्दारी करके ये आज उस पार्टी में शामिल हो गए जिसने पंजाब के लोगों को हमेशा गालियां निकाली। अदरक की सब्जी बनती है, लहसुन की भी सब्जी बनती है, लहसुन की भी सब्जी बनती है। ये तो कहीं और घूम रहे हैं बेचारे, इनको यही नहीं पता। ये किसान विरोधी हैं, ये किसान विरोधी हैं। अगर मेरा किसान अदरक पैदा कर रहा है, उसको कह रहा है सब्जी में नहीं काम आंदा, बताओ भाई, फिर वो पैदा कहने करेगा। अब सवाल यह है कि क्या 2/3 सांसदों के टूटने के बाद भी आम आदमी पार्टी के पास कोई कानूनी विकल्प बचा है? आम आदमी पार्टी कह रही है कि उसके पास कानूनी विकल्प है। इस पेच को समझने के लिए हमें दल बदल कानून को देखना होगा। दल बदल कानून संविधान की 10वीं अनुसूची से है, जिसे 1985 में 52वें संशोधन के जरिए लाया गया था। इसका मकसद विधायकों और सांसदों को पद के लालच में पार्टी बदलने या आया राम गया राम वाली राजनीति को रोकना और सरकार को स्थिर करना था। दल बदल कानून के मुताबिक यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ता है या पार्टी के निर्देशों के खिलाफ जाकर वोट करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य अलग होकर नई पार्टी बनाते हैं या दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं तो उसे दल बदल नहीं बल्कि विलय माना जाता है। इसीलिए आप कल से विलय शब्द की चर्चा सुन रहे होंगे। यदि पार्टी का किसी दूसरी पार्टी के साथ विलय हो जाता है तो भी सदस्यों की सदस्यता बची रह सकती है। दल बदल के मामलों में अंतिम निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी जैसे लोकसभा के मामले में स्पीकर या राज्यसभा के मामले में सभापति द्वारा लिया जाता है। ये तो रही कानून की बात। लेकिन अगर दल बदल होता है फिर पार्टियों के पास क्या विकल्प है? निर्वाचित सदस्य के पार्टी छोड़ने या दल बदल करने पर दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। पार्टी स्पीकर या चेयरमैन के पास सदस्य को अयोग्य घोषित करने के लिए याचिका दायर करती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी राज्यसभा के सभापति के सामने आवेदन कर सकती है, लेकिन इसका टिकना मुश्किल होगा क्योंकि आपके 2/3 राज्यसभा सदस्य बीजेपी में जा रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। ऐसी याचिकाएं जो कानून के उल्लंघन से अलग सवाल उठाती हैं तो ऊपरी अदालतें उन्हें उचित जगह देने का सुझाव देती हैं। हालांकि आपका दावा है कि बागी सांसदों का बीजेपी में जाना गैर कानूनी है क्योंकि दल बदल कानून में किसी तरह की टूट को मान्यता नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलील है कि पहले पार्टी का विलय होता है और इस तरह सदस्यों का जाना 10वीं अनुसूची के खिलाफ है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की कानूनी टीम ने महीनों पहले 10वीं अनुसूची के प्रावधानों की समीक्षा कर ली थी, तब जाकर यह कदम उठाया गया है। सत्ता में आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल में चुनावी कलेश के साथ, जिसमें आरोपों वाली चिंगारियां हैं।
जीत के दावों वाला दम है। बंगाल में सेकेंड राउंड वोटिंग से पहले जबरदस्त चुनाव प्रचार है। पश्चिम बंगाल में आज रैलियों वाला सुपर शनिवार था। अमित शाह, ममता बनर्जी, राहुल गांधी ने आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। पहले फेज में कुल 152 सीटों पर वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में 29 अप्रैल 2026 को 142 सीटों पर मतदान होना है। इसके लिए कैसे चुनावी चिंगारियां देखने को मिली, आपको कुछ बयानों के आधार पर आइए बताते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी की डबल सेंचुरी और असम में सेंचुरी लगेगी। वहीं टीएमसी का दावा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बनेगी। बीजेपी ने पहले चरण में 110 सीटें जीतने का दावा किया है। वहीं टीएमसी ने दावा किया है कि पहले फेज की 152 में से 135 सीटें वो जीतेगी। बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल आतंक, माफिया और भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका है। वहीं टीएमसी का कहना है कि पहले चरण के बाद बीजेपी में घबराहट है। बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है कि बंगाल में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, जबकि जबरदस्त वोटिंग को टीएमसी आंकड़ों का भ्रम बता रही है। थोड़ी देर पहले अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में रोड शो किया, जनसभा को संबोधित किया, टीएमसी पर कई हमले किए। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। बीजेपी की पहली प्राथमिकता बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कराना है। टीवी 9 भारतवर्ष से गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है। उन्होंने और क्या क्या कहा, आप सुनिए। पहले फेज के चुनाव के बाद कितनी बड़ी जो है वोटिंग हुई है और दूसरे फेज का वोटिंग होना है, किस तरीके से देख रहे हैं लोगों के हुजूम को? देखिए, हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। 4 तारीख को ममता जी का जाना सुनिश्चित है और प्रथम चरण में हम 110 सीट जीतेंगे। सर, दूसरे चरण में भी लोगों में डर और भय ना हो, उसके लिए किस तरह की तैयारी है? भय और डर पहले चरण में ही समाप्त हो गए। ममता के गुंडे दुबक कर बैठ गए। चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार की प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी सर? सबसे पहले महिला सुरक्षा, उद्योगों को जीवित करना और घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनना। बंगाल का सबसे धमाकेदार कलेश अमित शाह बना ममता बनर्जी रहा। अमित शाह ने कहा कि गुंडे बाहर से निकले तो उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। इसका जवाब ममता बनर्जी ने दिया, कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। मैं आज कहकर जाता हूं, दीदी के गुंडों को 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 5 के बाद उल्टा लटका कर सीधा कर। আপনি হিংসার কথা বলছেন, সন্ত্রাসের কথা বলছেন, কিন্তু আমি জানি কোনো ব্যবস্থা এদের বিরুদ্ধে কেউ নেবে না। কিন্তু লয়ার যারা এখানে আছেন তাদের বলবো, ভিডিও আমার কাছে আছে, আমি দেবাঞ্জনকে দিয়েছি, কেস করবেন। এটা ইটস এ ক্রাইম। এ কথা হোম মিনিস্টার বলতে পারে না। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने भी आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। हुगली में उन्होंने रैली कर बीजेपी और ममता सरकार दोनों पर कई सवाल उठाए। ये कहा कि यहाँ की मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को रोजगार देने से कोई मतलब नहीं है। ये दोनों लोग सिर्फ सत्ता चाहते हैं, जनता के लिए काम नहीं करते हैं। अमित शाह ने भी आज कांग्रेस पर कई प्रहार किए। भारत माता की जय श्री राम। हर जगह पे माताओं बहनों पर अत्याचार हुआ और ये दीदी कह रही है कि माताएं बहनें 7 बजे के बाद घर के बाहर न निकले। दीदी लोग, मैं बता कर जाता हूं, 5 तारीख के बाद छोटी बच्ची भी रात को 1 बजे निकलेगी। कोई गुंडा आंख उठाकर नहीं देख पाए। ये पहले इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, यहां पे जूट मिल्स हुआ करते थे, यहां पे इंडस्ट्री हुआ करती थी। कौन लाया था? कांग्रेस पार्टी लाई थी। और आज की सच्चाई चाहे ममता जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, इनको रोजगार से कुछ लेना देना नहीं, इनको इंडस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं।
ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं, जनता के लिए काम नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल में आज एक और बयान की चर्चा हो रही है जिसमें धार्मिक क्लेश है, शरिया वाले सियासी शोले हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है वो सबने देखा है। जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी होगी वहां शरिया कानून की मांग होगी। जहां जहां डेमोग्राफी चेंज होती है वहां शरिया कानून की मांग होती है। बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर जो अत्याचार हुआ है हम देखे हैं। 50% का ऊपर जब संख्या बढ़ेगा शरीयत का शासन लाओ, वो भी डिमांड शुरू होगा। सेकुलरिज्म इज सेफ एज लॉन्ग एज डेमोग्राफी इज मेंटेन। ममता दी बोलते हैं ना कि बीजेपी आके कम्युनल कर रहा है। बीजेपी कोई भी प्रदेश में गीता का शासन डिमांड नहीं कर रहा है, लेकिन 50% का ऊपर जहां जहां डेमोग्राफी चेंज होते हैं वहां शरीयत का शासन का डिमांड भी आते हैं। फिर जब संख्या बढ़ेगा, बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर जो अत्याचार हुआ बंगाली हिंदू का ऊपर, वही अत्याचार हमें पश्चिम बंगाल और असम में भी दिखाई देगा। सत्ता में अब मौसम के गर्म मिजाज की बात करते हैं। देश के कई हिस्सों में हीट वेव का असर तेज होता जा रहा है। उत्तर भारत के 5 राज्यों में तापमान 44 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। राजधानी दिल्ली में भी आज दोपहर का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा। गर्मी का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। हालात यह है कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अलग से हीट स्ट्रोक यूनिट बनाया गया है। इसमें कूलिंग टब, बर्फ बनाने की मशीनें और पोर्टेबल आइस पैक रखे गए हैं। हीट स्ट्रोक के गंभीर मरीजों का तापमान जल्दी कम करने के लिए अस्पताल में कोल्ड वाटर इमर्शन तकनीक अपनाई जा रही है। इसमें मरीज को करीब 150 लीटर पानी और 50 से 55 किलो बर्फ से भरे टब में रखा जाता है। इससे शरीर का तापमान तेजी से नीचे लाया जाता है। बढ़ती गर्मी और हीट वेव के इन हालात पर ये न्यूज रील आप भी देखिए। हीट स्ट्रोक के मामलों को देखते हुए आरएमआर अस्पताल में एक स्पेशल यूनिट का इंतजाम किया गया है। आखिरकार क्या है यूनिट, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय चौहान जी। सीधे बातचीत करते हैं। हमारे पास एक एम्बुलेंस भी है जो कि आइस बॉक्सेस से पूरी तरह सुसज्जित है और उसमें एक त्रिपाल भी है। तो पेरिफेरी में हम उसे त्रिपाल पर मरीज को लिटा के उसमें काफ़ी सारे बर्फ और पानी का सम्मिश्रण करके उसे झुलाते हैं। इसे टेको मेथड कहते हैं, टारपोलिन असिस्टेड कंट्रोल्ड ऑसिलेशन। तो ये है। और जैसे ही हमारे पास मरीज आता है तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास बहुत ही ये 2 टब्स नुमा स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें तकरीबन 200 लीटर पानी आता है। तो हम इसमें 150 लीटर पानी और 50 किलो बर्फ़ डाल देते हैं। तो उसके फलस्वरूप जो टेम्परेचर है पानी का वो 1 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और फिर हम मरीज़ के मलद्वार में भी एक रेक्टल प्रोब डालते हैं। देखिए ये आइस मेकिंग मशीन है हमारी, और उससे लगातार पेशेंट का टेम्परेचर भी मॉनिटर कर देते हैं। उसे गर्दन के नीचे शरीर को पानी में डुबो के, और हमने पाया है कि 15 से 20 मिनट में उसका टेम्परेचर 106 से घट के 100 डिग्री तक हो जाता है, जो कि रिकमेंडेड लेवल है, जितना हम चाहते हैं। उसके बाद हम मरीज को निकाल लेते हैं। ये हमारे पास सरप्लस व्यवस्था है। ये इन्फ्लेटेबल टब है, ये एम्बुलेंस में भी ले जाया जा सकता है। और अगर हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा मरीज हों, आज तक ऐसी स्थिति बहुत कम आई है, 2 हमारे लिए बहुत हो जाते हैं, लेकिन तो उसके लिए कंटिजेंसी की व्यवस्था। हाँ जी, पानी और बर्फ, बिल्कुल वही काम जो ये 2 स्टैटिक टब्स में होता है। उसके बाद उसमें आइस डाली जाती है, उसी तरह इसमें भी आइस डाली जाती है। आइस और पानी बिल्कुल जस का तस, जैसे वैसे होता है। हमारे पास सरफेस कूलिंग और इमर्सन कूलिंग, और हमारे पास एक सुविधा है यहाँ पे हीट स्ट्रोक स्पेशल यूनिट कहते हैं हम इसको। उनको हमें तुरंत जल्दी से जल्दी मैक्सिमम उनका पेशेंट को बेनिफिट दिया जाए। घंटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।